कुछ क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मैंने कुछ साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन मैंने सुने थे जी। जैसे 2016 में जैसे आया था पेपर, 17 में आया था, वैसा पेपर आया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ 510 या 20 जाना चाहिए था। जो पेपर लेंदी आया है, टफ आया है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, फ्रेशर्स को या ड्रॉपर्स को? ये इतना टफ पेपर, ऐसा पेपर आया होता 2024 में तो मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर वही 560 वगैरह बनते, क्योंकि मेरे भी फिजिक्स बहुत अच्छे नहीं है। कोड 45 जिनको भी मिला है, हमको लगता है उसके साथ जागती हुई है। इतना स्टार्टिंग में इतना अच्छा सवाल नहीं डालना चाहिए था। So hello everyone, myself Saksham Kumar Chausia, a third year MBBS student, and in this video हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2025 का पेपर। एंड ये मेरे जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर मेडिकोस 2024 बैच के, तो हम लोग इनसे पूछेंगे, इनका रिव्यू लेंगे नीट 2025 के पेपर को लेकर। सो तुम लोग सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कि अपना नाम बताओ, अपनी रैंक बताओ, अपना मार्क्स बताओ। सो हे गाइस, मेरा नाम ओम केसरवानी है और मैं मिर्ज़ापुर का हूँ और मेरी नीट में मार्क्स थी 660 और मेरा रैंक था 18,890। हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेयस कुशवाहा है, मैं सोनभद्र का हूँ। मेरी नीट 2024 में मार्क्स थे 661 और रैंक आई थी 18,096। सो सबसे पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि नीट 2025 के पेपर के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है, कैसा लगा तुम लोगों को पेपर देखकर? अगर पेपर देखा जाए नीट 2025 का तो टफ आया था, मतलब पेपर कंपेरेबली टफ था 24 और 23 से। अगर सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिफिकल्टी लेवल देखें तो फिजिक्स टफ थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायोलॉजी हम लोग कह सकते हैं कि लेंदी थी। तो ये बताओ यार कि नीट 2025 का पेपर को सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि अगर हम लोग बांट लें तो डिफिकल्टी लेवल क्या था? सबसे पहले बात करें फिजिक्स की, सबसे ज्यादा तो बच्चे उसी में परेशान हुए। हाँ। तो फिजिक्स तो इस बार आउट ऑफ द बॉक्स आ गई। जैसे हर साल फिजिक्स आती थी, पिछले 3-4 साल से आ रही थी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल आते थे, एक क्वेश्चन होता था, एक कॉन्सेप्ट के बेस पे होता था। इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं 45 क्वेश्चंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन के करीब ऐसे थे जो डायरेक्ट आ गए थे, मतलब फॉर्मूला लगाया, आपको आता है, फॉर्मूला आता है तो आप कर लोगे। लेकिन बाकी क्वेश्चंस देखे, कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ काफी ज्यादा हाई लेवल के थे, जो जेईई के लेवल के करीब जाते हैं, मतलब जेईई मेंस के लेवल जाता है। पेपर बहुत लेंदी आ गया था, फिजिक्स की वजह से लेंदी हो गया था। कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट लगाने पड़ जा रहे थे, कैलकुलेशन लंबी हो गई थी, इसकी वजह से फिजिक्स का पेपर लेंदी भी हो गया था, टफ भी हो गया था। तो एक तरह से मैं मान के चलूं यार कि 25 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे कि एकदम नीट के लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के, और कुछ क्वेश्चंस थे कि एकदम जेईई मेंस के अपर लेवल पे चले गए थे। ठीक है, थोड़ा सा जेईई मेंस के, जैसे इस साल का जो जेईई मेंस का पेपर था उससे भी काफी ऊपर वाले लेवल पे। हाँ, एग्जैक्टली। जेईई के बच्चे भी उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, नीट वाले तो वैसे भी नहीं करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, डेरिवेशन से उठा के क्वेश्चंस, डीप कॉन्सेप्ट, जो 4 ऑप्शंस है क्वेश्चंस के, उन चारों क्वेश्चंस में 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आ गए थे जिसकी वजह से पेपर लेंदी हो गया था। एक तरह से मैं मान के चलूं कि ज्यादातर प्रॉब्लम लेंदी की वजह से हुआ था। लेंदी की वजह से हुआ था। तो क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस इजी थे, नॉर्मल थे, एंड फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एकदम से हवा ही नहीं लग रही थी। 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे शायद, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस ऐसे थे वो लेंदी काफी थे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स लग गए थे जी, ऐसे कुछ थे। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मॉडरेट आई थी, वो फिजिक्स नीट के लेवल की थी। फिजिक्स और बायो लेंदी हो गई है। केमिस्ट्री मतलब 3 सब्जेक्ट में से एक तो नहीं नॉर्मल रखना था, तो उन्होंने इस बार केमिस्ट्री को नॉर्मल रखा था कि केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। अगर जिनको अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। और बायो की बात करें तो बायो फिर लेंदी हो गई थी, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए थे। और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं वो, जैसे जो यूनिट स्टार्टिंग के पहले प्रीफिक्स वाला पेज होता था उसमें से क्वेश्चंस उठ के आ गए थे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मैंने कुछ साइंटिस्ट वाले क्वेश्चंस मैंने सुने थे जी। जैसे कुछ सवाल आ गए थे ऐसे जो सिंगल वर्ड तो थे पर वो इतने अच्छे सवाल आ गए, जैसे रामदेव मिश्रा का सवाल। अच्छा। वो जनरली बच्चे पढ़ते हैं, मतलब याद नहीं रहता जनरली बच्चों को कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। अच्छा। तो ये जनरली बच्चों को, जो उन्हीं को याद होगा जो एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल साइंटिस्ट के नेम आते हैं वो कॉमन नेम्स आते हैं, मतलब कि जो बहुत मतलब कि कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं। तो काफी डीप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ गए थे। एनसीईआरटी काफी डीप जाके इनको बनाया गया है क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है वो उनको बहुत मतलब स्टेटमेंट में डाल दिया गया, सर्चन रीजन डाल दिया गया, मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से मतलब लोगों का टाइम ज्यादा लगा है। मैच द कॉलम करने में मतलब जनरली
कम टाइम लगता है। लेकिन स्टेटमेंट में बच्चे को सोचना पड़ता है, असर्शन रीजन में सोचना पड़ता है कि रीजन सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये सब में टाइम बहुत गया। बायो लेंदी हो गई थी, इसलिए बायो लेंदी हो गई। तो एक तरह से मैं मान के चलूं बायो इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की वजह से काफी ज्यादा लेंदी हो गई थी। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस थे, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मॉडरेट लेवल की थी, नीट लेवल की थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ने पूरा हिला के रख लिया था, जेईई मेंस के लेवल को पार कर गया था और लेंदी काफी ज्यादा कर दिया। जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट कर दिए गए थे, ठीक है। सो क्या तुम लोग कंपेयर कर सकते हो नीट 2025 के पेपर को नीट 2024 और नीट 2023 के पेपर के साथ? अगर देखा जाए तो नीट 2025 का पेपर 2024 और 2023 दोनों से मुश्किल था। और जैसे 2023 का पेपर कंपेरेबली मतलब कम मुश्किल था, लेकिन 24 का तो पेपर एकदम आसान हो गया था क्योंकि सिलेबस कटे थे। और 23 में ये था कि 23 का पेपर मतलब ठीक था, मतलब मॉडरेट होता है जैसा। लेकिन 25 का पेपर बहुत मतलब मुश्किल हो गया था। उसका दो रीजन है, एक तो कि ऑप्शंस हटा दिए गए थे, पैटर्न चेंज हो गया, और दूसरा ये है कि टाइम भी कम हो गया और पेपर लेंदी कर दिया गया। टाइम कम करने के बावजूद पेपर लेंदी कर दिया गया। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से पेपर बहुत टफ हो गया इस साल का, और कट ऑफ डिफ्लेट करेगी इस साल। मुझे ऐसा लगता है। सो नीट 2024 में क्या कट ऑफ गया था? अगर नीट 2024 की बात की जाए तो उसमें कट ऑफ गया था 647। अच्छा, तुम लोगों के कितने मार्क्स आए थे? मेरे आए थे 660 और 61। चलो, तो तुम लोग अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो गए? हम लोग तो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। सो तुम लोग बताओ कि क्या कहते हैं, तो इस साल का कट ऑफ कैसा जा सकता है? अगर इस साल के कट ऑफ की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा ये रहेगा कि 570 से 590 के बीच में। 570 से 590 के बीच में। तुम लोग ऐसा मतलब क्यों कह रहे हो? लेंदी पेपर था एंड क्या क्या रीजन है, और कुछ बताओ। नहीं, जैसे अकॉर्डिंग टू देखा जाए टफनेस तो पेपर में तो और कम जाना चाहिए था। जैसे 2016 में जैसे आया था पेपर, 17 में आया था, वैसा पेपर आया था। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ 510 या 20 जाना चाहिए था। अच्छा। बट वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जो पिछले साल कुछ ऐसे बच्चे जिनका 640 आया था, 630 आया था, और वो पढ़े हुए हैं और वो इस साल भी बैठे हैं देने। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो फ्रेशर्स हैं, जो अच्छे से मतलब कोचिंग में काफी टाइम से पढ़ रहे हो। तो उन जो फ्रेशर्स होते हैं, जो 11-12 अच्छे से पढ़े होते हैं, उनको पेपर के टफनेस से कोई मतलब नहीं होता। उनके कॉन्सेप्ट तगड़े होते हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो सब पढ़े होते हैं डेरिवेशन के साथ, तो चाहे जैसा क्वेश्चन दे दो वो लोग कर लेंगे। लेकिन जो कट ऑफ होता है, बढ़ाने वाले होते हैं, वो होते हैं ड्रॉपर्स। अब ड्रॉपर्स की बात की जाए तो ड्रॉपर्स मतलब इतना पिछले साल नंबर आ गया था 630-40, तो ड्रॉपर भी इतने हैं कि 560-570 ले आएंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि इसका बेनिफिट, जो पेपर लेंदी आया है, टफ आया है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? फ्रेशर्स को या ड्रॉपर्स को? मेरे हिसाब से भी फ्रेशर्स को ही फायदा मिलेगा इसका। होता क्या है, जैसे ड्रॉपर्स के को कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो उन्हें इस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि एक साल में 11th का भी सिलेबस कवर कराना है, 12th का भी कवर कराना है। तो इस वजह से उन्हें डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया जाता है या कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वही पढ़ाए जाते हैं। तो उन्हें अगर 11th-12th उन्होंने पहले से अच्छे पढ़ रखी है तो उन्हें डेरिवेशंस कई लोग को आते भी होते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ड्रॉपर्स की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट उनके अच्छे नहीं होते, ज़्यादा तगड़े नहीं होते हैं और उनके डेरिवेशंस नहीं आती है। तो इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें डायरेक्ट डेरिवेशन से सवाल उठा के आ गए हैं, डेरिवेशन के बीच से उठा के क्वेश्चन दिए हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। तो वो ड्रॉपर्स को नहीं आ रहे होते, वही चूंकि फ्रेशर्स होते हैं और 12th का बोर्ड्स लिखना होता है उन्हें, तो वो सारी चीजें भी पढ़े होते हैं। तो उन्हें इस वजह से उसमें फायदा होगा मेरे साथ। तो तुम लोग ये कहना चाह रहे हो यार कि मतलब कि जो 12th वाले हैं, ठीक है, जो 12th का एग्जाम उन लोगों ने अभी लिखा हुआ है, उन लोगों ने कई सारे डेरिवेशंस किए हैं, उन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को डीपली एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। तो वो लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेरिवेशन में वो लोग बहुत अच्छे हैं एंड इस तरह के काफी सारे बेनिफिट्स उनको मिले हैं। तो इसका बेनिफिट, जो पेपर टफ हुआ है, जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करने वाले, तो उन क्वेश्चंस में ज्यादा बेनिफिट फ्रेशर्स को मिलेगा, ना कि ड्रॉपर्स को, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छी बात है फ्रेशर्स के लिए। ये हमारा ओपिनियन तो ऐसा ही है कि फ्रेशर्स को ज्यादा फायदा, फ्रेशर्स को ज्यादा है। बाकी ये भी हो सकता है कि ड्रॉपर्स ने हो सकते हैं काफी ज्यादा बार प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, तो उन्हें
कई ड्रॉपर्स होंगे जिन्हें क्वेश्चन याद होंगे कि ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कहीं किसी को और कोचिंग के मॉक में किया है या कहीं किसी मॉड्यूल में किया है, तो इससे हो सकता है कि ड्रॉपर्स को भी फायदा हुआ हो, बट मेरे हिसाब से फ्रेशर्स को ज्यादा होगा क्योंकि उन्हें डेरिवेशंस कॉन्सेप्ट वही आते हैं। हाँ ये तो है, वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट तुम लोगों के अकॉर्डिंग फ्रेशर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा यार कि मान लो कि तुम लोगों ने नीट 2024 में अगर ऐसा पेपर आया रहता, ठीक है, इतना डिफिकल्ट पेपर नीट 2024 में आया रहता, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना मार्क्स आया रहता तुम लोगों का? ये इतना टफ पेपर, ऐसा पेपर आया होता 2024 में, तो मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर वही 560 वगैरह बनते, क्योंकि मेरे भी फिजिक्स बहुत अच्छे नहीं है। मतलब मेरा बायो स्ट्रांग था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स मेरा इतना था कि मतलब मैं कर लेता था सवाल। तो मतलब अगर ये पेपर अगर 24 में आया होता तो मुझे दिक्कत होती, मतलब मेरे स्कोर कुछ कम होते, लेकिन कितने होते तो मतलब 560 के आसपास होते, उससे ज्यादा कम नहीं जाते। मेरी फिजिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मैं 12th के साथ ही अपीयर भी किया था पिछले साल, तो मेरी फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मेरे को लगता है मेरे आ जाते 590-600 के आसपास मार्क्स मेरे बन सकते हैं। ओके, तो ओम की फिजिक्स थोड़ी सी वीक थी, इसलिए उसके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, एंड तुम्हारे 590 तक आ सकते हैं। ओम तुमने कितना बताया था, कितने मार्क्स आएंगे? मेरे लगभग 560 वगैरह आए थे। 560 आ सकते थे, ठीक है, उससे ऊपर नहीं आता। तो तुमने तो बताया 560 टू 590 कट ऑफ ही जा रहा है। हाँ, तो छूट जाता बेटा। हाँ मतलब छूट सकता था। तो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो तुम लोग। Consider water tank shown in the figure. It has one wall at x is equal to l and can be taken to be very wide in the z direction. When filled with the liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface make an angle theta naught less than 1 with the axis x is equal to l. If y axis is the height of the surface, then equation for y in the function of x. जैसा कि मैंने बोला, ये क्वेश्चंस भी ऐसा काफी हद तक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं है, तो कोई भी देख के बता देता है। डेरिवेशन चाहिए होगी। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आया, लोग ज्यादा इसको पढ़ते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस डेरिवेशन लगेंगे, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन ये लगेगा। ये सवाल मल्टीपल कॉन्सेप्ट से आया है, और ये ऐसा सवाल है जो मतलब ऐसे चैप्टर से भी है जो जनरली बच्चे उतने अच्छे से पढ़े नहीं होते। ये चैप्टर, ये फ्लूइड चैप्टर से है, जो कि बच्चे जनरली डरते हैं फ्लूइड चैप्टर से। अच्छा, उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़े होते हैं, उसके डायरेक्ट फॉर्मूला ही और डेरिवेशन में नहीं जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत वैसा क्वेश्चन है कि इसको अगर आप नीट के पेपर में छोड़ के आगे बढ़ जाए तो ये आपके लिए इवन मैंने देखा है बच्चे रहते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स के, जब उन लोगों को 12th का बोर्ड्स का पेपर देना रहता है तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स के डेरिवेशन रट के चले जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। तो क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है ये फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसमें तो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब यूज हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है एक तरह से। तो मैं मान के चलूं कि ये जो क्वेश्चन था जेईई मेंस का पेपर था, मेंस के ऊपर लेवल का था। मेंस से भी थोड़ा टफ मानेंगे, मतलब जेईई मेंस में भी इतना ऐसा अब तो डायरेक्ट सवाल आ जाता है 2-3 साल से। अच्छा, तो ये तो मेंस से भी अच्छा, थोड़ा अच्छा सवाल है। ओके, ठीक है। तो अगर तुम लोग ये पेपर दे रहे होते तो फिर कैसे मतलब इसको टैकल करते इस क्वेश्चन को? हाँ, तो इस क्वेश्चन को तो अगर पढ़ के मतलब 1-2 बार पढ़ते समझ में आता, ठीक है, नहीं तो छोड़ देते, क्योंकि कोई मतलब नहीं था। मतलब ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हमको रिलेशन निकालना है, तो हमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसमें मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन, तो मतलब कि तुम लोग एक तरह से छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, एंड खास करके फर्स्ट राउंड के लिए आई थिंक। मतलब अगर बाद में हमें 10-15 मिनट मिलते तो मैं ट्राई करता, बट स्टार्टिंग में तो छोड़ देते पक्का था, कि कोई टाइम नहीं कंज्यूम करना इतना कि आगे सवाल छूट जाए जो आसान है। ओके, क्योंकि ये पहला ही सवाल है मेरे ख्याल से पेपर का, तो कोड का तो पहला, इस कोड का पहला सवाल। ये कोड कौन सा है? कोड 45 ये कोड 45 है, एंड जो भी ये कोड कर रहा होगा और उसका स्ट्रेटेजी रहा होगा कि वो फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसी पे फंस गया होगा, उसकी भाई फट गई होगी स्टार्टिंग में ही उसको ऐसा सवाल मिल गया, शुरू में पैनिक कर जाएगा, शुरू में ही मुझे पहला सवाल ही उसका पेपर कैसा जाएगा। कोड 45 जिनको भी मिला है हमको लगता है उसके साथ जागती हुई है। इतना स्टार्टिंग में इतना अच्छा सवाल नहीं डालना चाहिए था। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको।
ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वही मर जाएगी, क्या पढ़ लिए। और लेकिन कुछ और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं एक डायमेंशंस का क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन द फिजिकल अच्छा, इसका आंसर दे सकते हो तुम बिना पेन उठाए। फिजिकल क्वांटिटी तुम लोगों को रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन ABCD इक्वल टू 2 into 3 6 3 plus 6 और C 2 6 2 8 और हाफ इंटू 4 2 13%। 10 to 15 सेकंड्स में तुम लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था नीट के लेवल का था। एंड ऐसे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि नीट के लेवल के हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे हैं, ठीक है, उनको तो छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन तो एकदम इजी नीट के लेवल का है। और अब सोचिए कि अगर जो पहले सवाल पे अटक जाएगा वो ये क्वेश्चन भी पैनिक के चक्कर में गलत कर देगा। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको बिना पेन उठाए किया जा सकता है। तो जो मेन टफ क्वेश्चंस का ये काम था कि पैनिक क्रिएट करके तुम्हारा जो आसान क्वेश्चन है उसको भी गलत करा देना। जो एवरेज बच्चे थे जिनका मतलब ये था कि उनको थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स आते तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, तो उनको डेविएट करने का था सवाल। ओके, ठीक। जो अच्छे सवाल हैं वो उनको डेविएट करने के लिए। जो एवरेज बच्चे हैं, जो अच्छा बच्चा है वो तो कर ही लेगा सारा सवाल, वो तो सारा सवाल कर लेगा। वो तो जो एवरेज है उनको डेविएट करने के लिए सब सवाल डालेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू नीट 2026 एस्पिरेंट्स? इस बार का पेपर देखे तो यही बोलेंगे कि अब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, सिर्फ फॉर्मूले देके काम नहीं होगा, डेरिवेशन जाना होगा, सारे कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर के। अब ये नहीं है कि जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला सवाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर है, छोड़ देते हैं लोग, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आया डेरिवेशन से आया, पूरे कॉन्सेप्ट आएंगे तभी। और अब ऐसा कोई रह ही नहीं गया कि किसी भी एक चैप्टर से आप डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला रिवाइज कर लो। हो सकता है अगले साल सॉलिड वाला चैप्टर जो है उससे डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछ दे। अब सॉलिड वाला जो चैप्टर होता है वो लोग पढ़ते भी नहीं, कई लोग तो छोड़ देते कि ये क्वेश्चन आएगा हम छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन क्या पता वही अगले साल रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस बन जाए। तो अभी ऐसा है कि ना बायो में भी जैसे लाइन आई क्वेश्चंस आए हैं, वो जो प्रीफिक्स वाला पेज होता था उससे आए हैं। अब आप वो भी नहीं छोड़ सकते, बायो की एक एक लाइन आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं छोड़नी है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने अच्छे से, सारे मॉक मतलब जितने भी कोचिंग वगैरह में आपके मॉक होते हैं सारे देने पड़ेंगे, सारे मॉड्यूल सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जो पेपर में सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन में 4 अलग कॉन्सेप्ट, तो चारों कॉन्सेप्ट आप टैकल कर पाओगे, नहीं तो आप पैनिक करके टाइम वेस्ट कर दोगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लोग क्या करते हैं कि अगर कोचिंग में टफ पेपर आ रहा है तो नहीं देंगे, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है नीट में आसान आए टफ आए। अब तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो रैंडम आ रहे हैं पेपर, कुछ भी आ सकता है। मतलब आसान भी हो सकता है, बहुत आसान दे दिया जाए, हो सकता है बहुत टफ दे दिया जाए, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। और अलग अलग टीचर्स के पास जाते हैं लोग, पूछते हैं कि प्रेडिक्ट करे कैसा पेपर सर, कैसा पेपर है, पर मतलब अब तो सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। मूड के ऊपर डिपेंड करता है, एनटीए का जैसा मूड रहेगा वो वैसा पेपर दे देगा। सो ठीक है, तो तुम लोगों ने कई सारी बातें बताई, मैं एक बार में कंक्लूड कर देता हूँ। तुम लोगों ने बताया कि यार नीट का पेपर का जो लेवल था इस बार थोड़ा हाई एंड पे था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था, पेपर लेंदी था, ठीक है। गोइंग ऑन टू द सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स का पेपर हाई लेवल था, काफी हाई लेवल था, लेंदी था, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही क्वेश्चन में इंटीग्रेट करके दे दिया गया था, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हवाई ना लग रही हो, जेई मेंस के से ऊपर के लेवल के, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। गोइंग ऑन टू द केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ठीक है। एंड बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे जो कि पेपर की लेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रहा था, ठीक है, पेपर को लेंदी बना रहा था। सो जो बायोलॉजी और फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, एक तरह से टफ कह सकते हैं। दूसरा तुम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था 570 to 590, आई थिंक 570 to 590 तुम लोग कट ऑफ मान रहे हो कि 570 to 590 कट ऑफ जाएगा। गोइंग ऑन टू द एडवाइस टू द नीट 2026 एस्पिरेंट्स, नीट 2026 का पेपर कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है।
एनटीए का मन किया कि उन लोगों को इजी पेपर बनाना है तो इजी पेपर बना देंगे, उन लोगों का मन किया कि नीट का पेपर टफ करना है तो वो लोग ऐसा पेपर दे सकते हैं या इससे भी हाई लेवल का पेपर दे सकते हैं। पेपर कैसा भी आ सकता है, पेपर अनप्रिडिक्टेबल है पूरी तरह से। मैं कहूँगा ना यार कि हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, हर टाइप के पेपर को प्रैक्टिस करो। नीट के में हाई लेवल पे भी कुछ जाओ, हाई क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल पे जाना है, बट मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मेंस के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंड जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करो, जो इजी पेपर्स होते हैं, क्योंकि अगर इजी पेपर आता है तो आप लोगों को एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। जल्दी जल्दी पेपर करने में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं, उनको टैकल करना होता है। तो हाई लेवल क्वेश्चंस भी करो एंड इजी लेवल के क्वेश्चंस भी करो। नीट का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन as it will help us keep going.